ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के साथ। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा, दो टाइप के रिलीफ्स होते हैं। एक ऑर्डिनरी रिलीफ, एक स्पेशल रिलीफ। ऑर्डिनरी रिलीफ जो है वो कंपेंसेशन के फॉर्म में हो सकता है, जो स्पेशल रिलीफ होगा वो स्पेसिफिक रिलीफ के फॉर्म में होगा। तो इसको समझने के लिए अपन आते हैं बोर्ड पे, क्योंकि वो इजी रहेगा उससे समझना। There are basically two types of relief: general relief, specific relief। जनरल रिलीफ के लिए अपन मान सकते हैं कंपेंसेशन। स्पेसिफिक रिलीफ का एग्जांपल अपन ये ले सकते हैं कि सपोज ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि ए ने बोला बी से, आई वॉन्ट टू सेल यू माई हाउस। अब इसमें होता क्या है, आफ्टरवर्ड्स जो बी है वो डिनाई कर देता है, सॉरी बी नहीं, जो ए है वो डिनाई कर देता है कि मुझे अब सेल आउट नहीं करना। तो स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब ये होता है कि ये जो बी है वो कोर्ट में जाके ये बोलेगा कि सर मुझे ये हाउस दिलाई है। क्यों दिलाई है? क्योंकि मैंने इसे मनी पे किया है एंड जो मेरे को रिलीफ चाहिए वो हाउस से ही फुलफ़िल होगा। तो इसे बोला जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ, कि मतलब वो ही रिलीफ पूरा कराना जो तब होता अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल हो गया होता। दैट मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल हो गया होता तो जो पोजीशन बी की रहती उसी पोजीशन में बी को करने को ही स्पेसिफिक रिलीफ बोलते हैं। अब स्पेसिफिक रिलीफ क्यों इम्पोर्टेंट है? स्पेसिफिक रिलीफ इसलिए इम्पोर्टेंट है वरना कोई अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपेंसेशन से सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लाइक ए ने बी को, मतलब बी वो पर्सन है जिसकी एक ज्वेलरी की शॉप है, अपनी डायमंड की रिंग रिपेयर करने को दी। अब हुआ क्या, बी को वो रिंग पसंद आ गई, तो बी ने उस रिंग को अपने पास रख लिया और ए से बोला मैं इसे नहीं दूंगा तुम्हें,
तुम्हें तो बी कंपेंसेशन देके इससे नहीं बच सकता, क्योंकि जो वो रिंग थी वो ए को उसकी ग्रैंड मदर ने गिफ्ट दी थी, तो उसका जो अमाउंट है, मतलब फीलिंग्स का जो अमाउंट है, फीलिंग्स का जो अमाउंट है वो असरटेन नहीं किया जा सकता, असरटेन नहीं किया जा सकता कंपेंसेशन के फॉर्म में, कंपेंसेशन के फॉर्म में। तो कोर्ट क्या करवाएगा? स्पेसिफिक रिलीफ कराएगा। अब हुआ क्या था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में? बिफोर 2018 जो स्पेसिफिक रिलीफ था वो डिस्क्रिशनरी था, बट आफ्टर 2018 अमेंडमेंट स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो मैंडेटरी है। और ये अमेंडमेंट जो है 2018 का वो फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 2018। तब से जो स्पेसिफिक लीव था वो मैंडेटरी हो गया था, डिस्क्रिशनरी नहीं रह गया था। तो अब इसमें कितने सेक्शंस हैं? एसआरए में 44 सेक्शंस हैं, जिसमें से आखिरी के 2 सेक्शन रिपील हो चुके हैं। फोर्स में कब आया था एसआरए? एसआरए फोर्स में आया था 1 मार्च 1964 को। एक बार अपन इसे चेक भी कर लेते हैं। चलो पीडीएफ पे चलते हैं वैसे तो अपन। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं एसआरए के साथ। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो एक्ट नंबर 47 है ऑफ 1963। कई बार ये प्री में पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन सा एक्ट नंबर है, तो एक्ट नंबर 47 है, इसको याद रखना है। ये एक्ट नंबर 47 है। इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है? 13 दिसंबर 1963। एंड एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ इनेक्टमेंट। तो इससे ये प्रीएम्बल से ये पता चलता है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि एसआरए जो है वो नॉट एग्जॉस्टिव है। ये अपन को पता कैसे चला कि ये नॉट एग्जॉस्टिव है? क्योंकि जो ये बोल रहा है, ये जो लाइन है सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, ये इसको ये बताता है कि एग्जॉस्टिव नहीं है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। अगर सर्टेन काइंड्स नहीं होता तो ये एग्जॉस्टिव होता। इनेक्टमेंट डेट क्या है इसकी? 13 दिसंबर 1963। अब इन्फोर्समेंट डेट क्या है? एसआरए की इन्फोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1964। ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिशमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद।
और ये फोर्स में कब आया है? ये फोर्स में आया है 1 मार्च 1964 को, ये फोर्स में आया है। ठीक है, अब 2A में इसकी पहली डेफिनेशन दे रखी है जो कि बोलती है ऑब्लिगेशंस इंक्लूड एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑब्लिगेशन का सिंपल मतलब होता है वो ड्यूटी जो कि इन्फोर्सेबल है बाय लॉ। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो किसी भी चीज़ में जो लीगल सेंक्शन लग जाती है तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। तो ऑब्लिगेशन भी वो ड्यूटी है जो कि इन्फोर्सेबल है बाय लॉ। अब बी में क्या बोला गया है? सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट। सेटलमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि विल नहीं है और कोडिसिल नहीं है, जो कि डिफाइंड है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में। वेयर बाय डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, ये सेटलमेंट बोलता है। ऑल्दो इंपॉर्टेंट नहीं है। 2C में ट्रस्ट बता रखा है, ट्रस्ट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 and includes obligation in the nature of trust within the meaning of chapter 9 of that act। अब ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। ट्रस्टी वो सारे पर्सन होते हैं जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं ट्रस्ट की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी जो पर्सन मैनेज करता है उसे ट्रस्टी बोला जाता है। अब इसमें ई में ये बोला गया है कि कोई भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो इधर डिफाइन नहीं है उनको कहाँ से कंस्ट्रू किया जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, जो भी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। अब सेक्शन 3 सेविंग्स क्या बोलता है? एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइड हेयर इन नथिंग इन दिस एक्ट शैल डीम टू। क्लॉज ए बोलता है टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीव अदर देन स्पेसिफिक मोमेंट विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा रहेगा कोई प्रोविजन अगर कोई रिलीफ अदर कॉन्ट्रैक्ट में मिल रहा होगा तो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, और ये इफेक्ट नहीं करेगा ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पे, डॉक्यूमेंट्स पे, ये भी बोलता है। अब जो सेक्शन 4 है वो ये बोलता है स्पेसिफिक लीव टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉज। मतलब ये बोलता है स्पेसिफिक लीव है वो सिर्फ ग्रांट किया जाएगा ओनली फॉर द इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग पीनल लॉ। मतलब सिंपल ये बोलता है जो स्पेसिफिक रिलीफ है वो ग्रांट किया जाएगा सिविल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, ना कि पीनल लॉ को, मतलब क्रिमिनल को। अब मेयर पर्पस क्या होता है? मान लो किसी उसमें सिविल भी है प्लस क्रिमिनल भी है, तो उसमें क्रिमिनल को हटा के सिविल को इन्फोर्स किया जा सकता है। तो स्पेसिफिक लीव से दिया जाएगा ग्रांट करने के लिए फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉ। अब पार्ट सेकंड स्पेसिफिक लीव। चैप्टर 1 क्या किसके बारे में बात करता है? रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन 5 डील करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। A person entitled to possession of a specific immovable property may recover it in any manner provided by the Code of Civil Procedure Code 1908। तो ये बेसिकली एक डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है, ये बेसिकली एक डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है जो कि ये बताता है कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसको रिकवर कैसे करेंगे? आप उसको रिकवर करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के थ्रू। इसका लिमिटेशन पीरियड क्या है? 12 ईयर्स। इसका लिमिटेशन पीरियड है 12 ईयर्स। अब इंटाइटल्ड पर्सन कैसे होता है? इंटाइटल्ड पर्सन हो सकता है, अपन इसमें समझते हैं। जो सेक्शन 5 में वर्ड एंटाइटल दे रखा है, अब एंटाइटल्ड पर्सन कैसे होता है? एंटाइटल्ड पर्सन हो सकता है
थ्रू ओनरशिप, थ्रू रेंट एग्रीमेंट, मतलब आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तब भी वो एंटाइटल्ड है उस पे, या तो इनहेरिटेंस। इन सब चीज़ों के थ्रू पर्सन एंटाइटल हो सकता है किसी भी प्रॉपर्टी में। अब अगर कोई भी पर्सन एंटाइटल्ड होगा किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो वो रिकवर कर सकता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में, और इसका लिमिटेशन पीरियड रहेगा 12 ईयर्स। अब जो सेक्शन 6 है वो स्पीडी रेमेडी के बारे में बात करता है, क्योंकि इसका लिमिटेशन भी कम है। लिमिटेशन इसका है 6 मंथ्स। सेक्शन 6 बोलता है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब सब सेक्शन 1 बोलता है इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी otherwise than in due course of law, he or any person through whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit। अब इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके लिए वन कोड पे जाते हैं। सेक्शन 6 बात करता है प्रीवियस पोजीशन के बारे में। अब मान लो कोई पोजीशन में है किसी प्रॉपर्टी के, और उसको इल्लीगली प्रॉपर्टी से निकाल दिया है, तो वो सेक्शन 6 में सूट फाइल करेगा फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए वो सेक्शन 6 में सूट फाइल करेगा। तो फिर से देखते हैं, अगर किसी पर्सन को डिस्पोजेस किया है बिना उसकी कंसेंट के इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो उसमें सिंपली बोलते हैं अगर इफ एनी पर्सन हैज़ बीन डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो वो सेक्शन 6 में सूट फाइल करेगा। अब वो कब सेक्शन 6 में सूट फाइल नहीं कर सकता, वो सेक्शन 6 में सूट तब फाइल नहीं कर सकता जब उसको कंसेंट के थ्रू निकाला हो, कंसेंट के थ्रू या प्रोसेस ऑफ लॉ यूज करके, मतलब कोर्ट के थ्रू निकाला हो, तो वो सेक्शन 6 का सूट फाइल नहीं कर सकता। तो ये सिंपली बताया गया है सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 में। सब सेक्शन 2 बोलता है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी बॉट क्लॉज ए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। अब ये क्या बात करता है कि आप जो सूट है वो 6 मंथ्स के बाद तो फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीडी रेमेडी है, क्योंकि इसमें आपको आगे सिर्फ ये प्रूव करना है कि मैं प्रीवियस पोजीशन में था और इन्होंने मुझे डिस्पोजेस किया है, जो कि इनलीगली करा है, विदाउट माय कंसेंट किया है। तो
तो इसका इसलिए लिमिटेशन पीरियड भी है वो शॉर्ट रखा है। और इसमें अगर कोई गवर्नमेंट आपको डिस्पोजेस करती है तो उसके खिलाफ भी आप सूट फाइल नहीं कर सकते। तो अभी तक दो चीज़ें पता चली अपन को। पहली बात तो क्या है कि कब कब इसका सूट फाइल नहीं कर सकते, अपन अभी इसे क्लियर करते हैं। पहला, अगर कंसेंट से बाहर किया हो, प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू बाहर किया हो, 6 मंथ्स के बाद अगर आप फाइल करते हैं, या गवर्नमेंट ने बाहर किया हो, तो आप सेक्शन 6 का सूट फाइल नहीं कर सकते। तो आप सेक्शन 6 का क्या नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते। सूट फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 3, नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिग्री पास इन एनी सूट इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन, नॉर शेल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिग्री बी अलाउड। तो एक और बात करता है कि इस सेक्शन में कोई अपील लाई नहीं करेगी, रिव्यू लाई नहीं करेगा, बट रिवीजन की कहीं बात नहीं हुई है, तो मतलब रिवीजन लाई कर सकता है। बेसिकली ये सेक्शन इस चीज़ के बारे में बात करता है। और सब सेक्शन 4 किसके बारे में बात करता है? Subsection 4, nothing in this section shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof। तो ये सिंपली बात करता है कि ये मान लो आपने इसमें भी सूट फाइल कर दिया तो उससे आप बाहर नहीं हो जाओगे सेक्शन 5 में सूट फाइल करने के लिए। अगर आपको इसके बाद भी सेक्शन 5 में सूट फाइल करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो आप फाइल कर सकते हैं। बट इसमें आपको टाइटल इस्टेब्लिश नहीं करने दिया जाएगा सेक्शन 6 के अंडर में। सिंपली ये बात करता है क्योंकि स्पीडी रेमेडी है ना। अगर टाइटल इस्टेब्लिश करने का टाइम दे दिया गया और ये सब दे दिया गया तो वो स्पीडी रेमेडी कहाँ से रह जाएगी, वो तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब सेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है? तो इसमें अपन को एक चीज़ पता चली, जो सेक्शन 5 एंड 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सेक्शन 7 और 8 हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। चलो अब इन्हें देखते हैं। सेक्शन 7, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी एक टाइप का डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है। क्या बोलता है? अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये भी क्या बोलता है? डिक्लेयर करता है कि आप कैसे स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर कर सकते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलती है? अ ट्रस्टी मे sue अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर whom ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड। अब इसके लिए भी अपन को नोट्स पे जाना पड़ेगा। अब मान लो एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, ट्रस्ट क्रिएट। अब ट्रस्ट को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? ट्रस्टी की है। ट्रस्टी की जिम्मेदारी है ट्रस्ट को मैनेज करने की। और सपोज ये जो ट्रस्ट है इसमें किसी ने ट्रस्ट का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो है बेनिफिशियरी है, तो ट्रस्ट के में यूज होने के लिए एक कार दी है। अब ये जो कार है वो कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया है, पर्सनल यूज। तो इस
कार की रिकवरी के लिए जो ट्रस्टी है वो सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि ये कार किस लिए दी गई है, जिससे जो ट्रस्ट है उसमें यूज़ आ सके, और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए तो नहीं दी है ना। और ट्रस्ट को कंट्रोल कौन करता है, ट्रस्टी कंट्रोल करता है। और ट्रस्टी जो है वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, जो कि ट्रस्ट में जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं उनके बिहाफ पे सूट फाइल कर सकता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बात करता है, स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। अगर मान लो किसी के पास कोई टेम्परेरी राइट भी क्रिएट होता है, टेम्परेरी राइट क्या होता है, अब मान लो ये किसी पर्सन ने अपनी वॉच दी, किसी उस वॉच रिपेयरर को, और हुआ क्या, वॉच रिपेयरर ने उसके पैसे नहीं दिए वॉच को रिपेयरिंग के, और वॉच भी ले गया। तो जो वॉच रिपेयरर है उसके पास एक टेम्परेरी राइट आ गया है, तो वो इसके अंदर रिकवर कर सकता है सेक्शन 7 के अंडर में। अब सेक्शन 8 क्या बात करता है, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन, एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच ही इज़ नॉट द ओनर। अब सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है। सेक्शन 8 का जो सूट है वो ओनर के खिलाफ तो फाइल आप कर ही नहीं सकते, कैन नॉट फाइल अगेंस्ट द ओनर ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सा, सेक्शन 8 का। सेक्शन 7 में आप ओनर के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, बस सेक्शन 8 में आप ओनर के अगेंस्ट नहीं कर सकते। द ओनर मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर टू एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन इन अदर फॉलोइंग केसेस। अब सेक्शन 8 क्या बात करता है, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर डिलीवर पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। कोई पर्सन जो पोजेशन में है या तो कंट्रोल में है ऑफ स्पेसिफिक आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो ओनर नहीं है, वो कंपेल किया जा सकता है कि डिलीवर करने के लिए उस पर्सन को जो कि इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी के इमीडिएट पोजेशन के लिए। ये बोलता है व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। अगर वो जो थिंग है वो क्लेम की गई है, जो थिंग क्लेम की गई है ओनर के थ्रू, वो जो डिफेंडेंट है वो होल्ड कर रहा है एज अ ट्रस्टी और प्लेंटिफ के थ्रू, और प्लेंटिफ की तरह, और प्लेंटिफ के ट्रस्टी और एजेंट की तरह होल्ड कर रहा है। बी ये बोलता है व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड प्लेंटिफ एडुकेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ थिंग क्लेम। जब जो कंपनसेशन है वो मनी में एडुकेट रिलीफ नहीं देगा उस लॉस के लिए जो उसके लिए जिस थिंग को उसने क्लेम किया है। सी में बोलता है व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसरटेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय दिस लॉस। जब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एसरटेन करना कि क्या एक्चुअल डैमेज हुआ है। व्हेन द पोजीशन ऑफ अ थिंग क्लेम हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ, जो थिंग वो क्लेम कर रहा है वो रॉन्गफुली ट्रांसफर हुई है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, अनलेस द कंट्री इज प्रोवाइड द कोर्ट शैल रिस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम्ड अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सेक्शन प्रिज्यूम दैट कंपनसेशन मनी वुड नॉट अफोर्ड प्लेंटिफ एडुकेट रिलीफ ऑफ लॉस ऑफ थिंग क्लेम। ये सब तो कोर्ट मान के चलेगा, मतलब ये मान के चलेगा, प्रिजम्पशन लेके चलेगा, तो इसमें सिंपल रखते हैं अपन। सेक्शन 8 का जो सूट है वो ओनर के ऊपर फाइल नहीं किया जा सकता, ओनर के ऊपर फाइल नहीं किया जा सकता। पर्सन कब इंटाइटल्ड है, अगर जो प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी, वो जो पर्सन है जिससे प्रॉपर्टी लेनी है वो होल्ड करता है एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ प्लेंटिफ,
या तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बोलता है जब कंपेंसेशन मनी में एडिक्वेट रिलीफ नहीं देगी प्लेंटिफ को, when it would be extremely difficult to ascertain actual damage। और या तो वो जो थिंग है वो रॉन्गफुली ट्रांसफ़र हुई है, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के थ्रू, इन कंडीशंस में वो रिकवर कर सकता है किससे, उस पर्सन से जिसको उसने दी है, डिफेंडेंट से। तो आज के लिए इतना ही था। आज अपन ने कवर किया, पहले तो अपने प्रिलिमिनरी देखा, फिर रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी देखा, और कल अपन देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें मेजर अमेंडमेंट्स भी हुए हैं 2018 में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। So that's all for today. Stay tuned.